जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लिया इस मास्टर में खुशामदीद। आज मैं हाज़िर एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर के बारे में कि इसके इंटरनल क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह वर्किंग करते हैं। वर्किंग तो हम इस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज हम इसके इनसाइड कौन कौन सी कंपोनेंट्स लगे होते हैं तो उनके बारे में बताने वाले हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर भी करें, ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो ये हमारे पास कंप्रेसर है, हम इसकी बॉटम को और अपर को अलग करेंगे, तो इसको काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए हमारे पास जदीद मशीनरी तो नहीं, लेकिन ग्राइंडर है। तो चलें इसको काटना शुरू करते हैं। तो काटते मैं आपको इसके बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है, ये छोटे बड़े साइज़ में भी होते हैं। इनकी पावर्स बटे में होती है, 1/2 का, 1/3 का, 1/4 का, इस तरह इसके बटे में होती है इसकी पावर। तो ये 1 एचपी का मुख्तलिफ पार्ट डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 1 बटा का चौथा हिस्सा, 1 एचपी का चौथा हिस्सा। तो इस तरह 1/3 का कंप्रेसर, यानी कि 1 एचपी का तीसरा हिस्सा। तो इस तरह इसको बटे में डिवाइड किया जाता है। तो इसको लेते हैं काट, और काटने के बाद इसका जो इंटरनल लुक होता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। यकीन माने कि मैं तकरीबन इस फील्ड के अंदर मुझे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन जो ये व्यू होता है ना, ये बहुत ही खूबसूरत होता है। किसी नई शाइनिंग गाड़ी के इंटीरियर की तरह होता है, बिल्कुल सेम कमाल की एक्यूरेसी की फिटिंग होती है। तो ये आप देख सकते हैं कैसा है, ये ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर जो फिटिंग की गई है ना, ये बहुत कमाल की होती है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको अलग करेंगे, इसके अंदर से निकालेंगे, और आपको दिखाने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ये मूव किस तरह करते हैं और किस तरह की जो है वो मूवमेंट होती है, हरकत होती है। जो नए आने वाले हैं एचवीएसी के अंदर या रेफ्रिजरेटर सिस्टम्स को सीखने वाले हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसके कंपोनेंट्स की वर्किंग के ऊपर हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से फॉल्ट्स किस वजह से आते हैं, तो इस पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ये डिस्चार्ज लाइनें आप देख सकते हैं, ये पिस्टन के अंदर से डक्ट निकलती है, ये आप देख सकते हैं इस चैम्बर से निकली और यहाँ से घुमाते हुए, यानी कि ये वाइब्रेशन को कम करने के लिए इतना इसको मोड़ तोड़ के जो है वो बॉडी के साथ जोड़ा जाता है, ताकि इसके अंदर से जो वाइब्रेशन होती है और वो हमारी आसानी से एब्जॉर्व हो सके, और वाइब्रेशन की वजह से पाइप जो है वो लीक ना हो। तो इसके ऊपर स्प्रिंग भी चढ़ाया गया इसकी सेफ्टी के लिए। तो इसका पिस्टन चैम्बर है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर से पिस्टन जो है वो आगे पीछे मूव करता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर एयर को या रेफ्रिजरेंट को सक करता है। और ये पिस्टन जो है काफ़ी मट्टी ऊपर पड़ी हुई है, मट्टी तो नहीं, मतलब के जंग सा लगा हुआ है। तो ये ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है, जो ऑयल के अंदर नमी रह जाती है बेसिकली उसी वजह से जलते हैं। तो अभी हम इसको जो है वो निकाल लेते हैं अंदर से। इसके ऊपर नट बोल्ट्स बड़ी ज़बरदस्त किस्म के फिट किए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सील्ड पैक होता है। तो हम इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर टर्मिनल कनेक्शन लगे हुए हैं। तो इनको पेचकस की मदद से ही किसी भी नोकदार चीज़ की वजह से पीछे की तरफ प्रेस करें तो ये अंदर से निकल जाते हैं। तो इसको उतार लेते हैं। ये थोड़ा सा जो है वो पेचकस की नोक से दबाने से, स्क्रू ड्राइवर की नोक से दबाने से निकल आते हैं। तो इनको पीछे से हटाते ही आप इसको जो है मोटर को इसके उठा सकते हैं। ये बेसिकली स्प्रिंग से ऊपर पड़ी होती है। स्प्रिंग्स इसलिए नीचे रखे होते हैं कि वो एक जो है वो जैसे एग्जार्बर होते हैं, इस तरह का काम करते हैं। जो शॉक एग्जार्बर जैसे आपने बाइक के देखे होंगे, शाखें उसकी तरह होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं 3 स्प्रिंग हैं, ये तीनों के ऊपर जो है वो बेस पड़ी होती है इस मोटर की, ताकि ये जब मोटर चलती है वाइब्रेट होती है तो उसकी वाइब्रेशन को जज़ब करने के लिए ये इसके साथ स्प्रिंग जो है वो लगाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये कैसे जो है वो मूव करते हैं एकदम से। तो अभी हम इसको करते हैं साइड पे, तो आपको दिखाते हैं मोटर की तरफ। या देख सकते हैं इसके अंदर ऑयल था, कुछ ऑयल कम होने की वजह से ये जल गया है, इसके अंदर से ऑयल बिल्कुल नहीं निकला। तो चलें हम इसको साइड पे करते हैं। तो हमारा काम ये नहीं है, तो हम इसको देखते हैं कि इसकी कम्बिनेशन जो है वो किस तरह किया गया है हर एक चीज़ का। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको संभल किया गया है। तो ये एक टाइम में नहीं बनता, ये जो है वो एक टाइम लग जाता है हर चीज़ को एक संभलिंग में आते। पहले काफ़ी बड़ा होता है कंप्रेसर, उसके बाद फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जदीद होती जाती है, तो ज़रूरियात समझ में आती जाती हैं, तो उस तरह जो है इसकी संभलिंग को क्लोज़ कर दिया जाता है। तो ये इसका स्ट्रेटर नहीं घूम रहा था, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये इसका मैं जो है वो
वाल्व प्लेट इसके अंदर होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके 4 नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, हम इनको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद मैं आपको इसके अंदर जो है इसका मेन काम होता है प्रेशर बनाने में, जिसकी वजह से ये एयर को बाहर निकालता है, वो इसी के अंदर वाल्व प्लेट लगी होती है। तो अंदर सील्ड फिक्स्ड होती है, सिर्फ 2 पतरियाँ होती हैं, 2 स्ट्रिप्स होती हैं जो आगे पीछे मूव करके इसके प्रेशर को रोकती हैं और डिस्चार्ज करती हैं। तो ये ज़्यादा कोई इतनी बड़ी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप 1-2 दफ़ा कंप्रेसर को कट करके खुद खोलेंगे तो आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन उनका भी इतना मामला जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो आप इजीली इस बात को समझ जाएंगे। तो हम कर लेते हैं इसको ओपन। तो ये ओपन हो चुका है, बस 1-2 जो है वो बोल्ट्स रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसकी जो है मेन कंपोनेंट ये ओपन कर लिया। ये आप देखें, ये बिल्कुल जैसे रॉकेट बूस्टर की तरह दोनों साइडों पे लगे हुए हैं चैम्बर, और इसके अंदर जो है एक प्लेट लगी हुई है, वो भी उतर नहीं रही, लेकिन वो साथ जो है फिक्स हो चुकी है। तो ये इसके अंदर ये वाल्व लगा होता है, ये वाल्व प्लेट के ऊपर जो प्लेट लगी होती है, बेसिकली जब डिस्चार्ज करता है तो यहाँ पे गैस आके लगती है। तो ये जो स्ट्रिप है ये अंदर की तरफ मुड़ जाती है और हवा को जाने देती है। तो ये आगे पीछे मूव करती रहती है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज होती है और सक्शन होती है। तो ये देखें, ये होल देख रहे हैं, यहाँ से गैस जो है डिस्चार्ज होती है और इस प्लेट के ऊपर जो है वो लगती है, जिसकी वजह से ये प्लेट हट जाती है और हमारा डिस्चार्ज का प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी डिस्चार्ज लाइन से आउटपुट जाती है। तो ये स्ट्रिप मैं ऊपर से उतारता हूँ, तो ये देखें आप, ये इस तरह लगी होती है। तो ये देखें, ये छोटा सा सुराख है, इसके ऊपर जो है स्ट्रिप लगी हुई है। तो यहाँ से हमारी सक्शन और डिस्चार्ज दोनों होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारा कंप्रेसर बंद हो गया है तो डिस्चार्ज लाइन के अंदर प्रेशर खड़ा हुआ है, तो जब प्रेशर रुका होता है वो इसी के दूसरी स्ट्रिप के ज़रिए अंदर आ जाता है। तो इस होल से प्रेशर हमेशा जाता है और दूसरी से वापस रिटर्न की तरफ आता है। तो ये इसका है पिस्टन चैम्बर, सिलेंडर है इसके अंदर छोटा सा। तो यहाँ पे ये एडजस्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर जो है वो फुली परफॉर्म कर पाता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो आपका मोटर चलेगी, एम्पेयर कम लेगा और आपका डिस्चार्ज पे कोई एयर प्रेशर या रेफ्रिजरेंट प्रेशर नहीं आएगा। तो उस मामले में जो आपको टेक्नीशियन हज़रात कहते हैं, उस फॉल्ट को वो कहते हैं कि इसका पंप डाउन हो गया। तो पंप डाउन का होने का बेसिकली मतलब ही यही है कि आपका जो पिस्टन चैम्बर है उसमें फॉल्ट आ गया, या तो आपकी वाल्व जो स्ट्रिप है उसके अंदर फॉल्ट आ गया, या वो टूट चुकी है, ये डैमेज हो गई या स्टक हो गई, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आपको देखने को मिलता है। क्योंकि वो जो वाल्व प्लेट होती है उसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रिप लगी होती हैं, वाल्व लगे होते हैं, जो कभी कभी मूव करना छोड़ देते हैं, या जंग की वजह से या किसी कचरे की वजह से। जो ऑयल के अंदर हमेशा जो लोग सेकेंड हैंड कंप्रेसर यूज़ करते हैं और ऑयल को हमेशा ओल्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, पुराना ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर जो है वो प्रेशर लूज़ करने का फॉल्ट जो है वो आना कॉमन सी बात है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो इसकी ये मोटर लगी हुई है, इसके अंदर स्टार्टिंग और रनिंग दोनों वाइंडिंग्स होती हैं। क्योंकि जब आपका कंप्रेसर लोड में होता है तब आपकी जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग अगर स्टार्ट ना दे तो रनिंग वाइंडिंग जो है वो रन नहीं करती। स्टार्टिंग वाइंडिंग अक्सर वीक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है वो इसके साथ अटैच करना पड़ता है। तो जिसके साथ ये है कि जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसको एक आवर बूस्टिंग मिलती है, जिसकी वजह से हमारी स्टार्टिंग जो है वो शुरू हो जाता है कंप्रेसर। ये आप देख सकते हैं, ये पिस्टन चैम्बर, ये इस तरह जब नीचे की तरफ रोटर जो हमारा मूव करता है तो ये ऊपर से इस तरह पिस्टन हमारा आगे पीछे यानी कि रोटेट करता रहता है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। और रेफ्रिजरेंट ब्रीक स्प्रे होने की वजह से कैपिलरी ट्यूब के अंदर से जब गुजरती है तो एक शावर की तरह स्प्रे होती है हमारे फ्रीज़र के ऊपर, यानी कि फ्रिज के ऊपर वाले खाने में। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है वो कूलिंग होना शुरू हो जाती है। तो अक्सर ये चैम्बर टूट भी जाता है जब ओवर हीट होता है या आपकी कैपिलरी ट्यूब चौक होती है और रेगुलर कंप्रेसर चलता है, तब ये पिस्टन जो है वो टूट जाता है। आपकी जो है वो रोटर के ऊपर जो ये चैम्बर लगा हुआ है, ये जो गोल गोल घूम रहा है, ये अक्सर टूट जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक आवाज़ करने लग जाता है आपका कंप्रेसर और बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं करता। तो एक बात याद रखें कि हम इसको रिपेयरेबल है, इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसको खोलने के बाद इसका चैम्बर चेंज कर सकते हैं। तो आपका कंप्रेसर अगर चल रहा है और पंप डाउन हो गया तो पंप आप चेंज करवा सकते हैं, आपका ख़र्चा काफ़ी सारा बच जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कंप्रेसर की प्राइस है वो तकरीबन 20 से 22 हज़ार
रुपये है। तो बाकी मुल्कों का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो इस तरह जो आप इसकी जो है वो मोटर अगर ठीक है तो ये पंप आप चेंज करवा सकते हैं। आपका कंप्रेसर जो है वो काफ़ी हद तक सेफ रहेगा, बच जाएगा और आपको जो है वो ज़्यादा खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्शन की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो है वो शेयर भी कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम जो है टॉपिक बनाने वाले हैं वो है इसके पार्ट्स के ऊपर, कि इसके पार्ट्स में किस पार्ट में कौन सी खराबी आए तो हमारे कंप्रेसर में कौन सा पार्ट शो होता है और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।